Hello students, welcome back to KRS. So in this video we will see next concept, materiality concept. What is materiality concept? See, according to this concept or convention, financial statement should disclose all material items. जो भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, इशू करती है, तो उसमें कंपनी ने इशू करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए ऑल मटेरियल आइटम्स. अभी मटेरियल आइटम्स यानी क्या? An item is considered material if its inclusion or omission significantly impacts the decision of the users of the financial statement. जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ऐसे जो यूजर्स है जैसे इन्वेस्टर्स है, एम्प्लॉयज है, ट्रेडर्स है, क्रेडिटर्स है कंपनी के, तो जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो उनके डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ता है. कुछ आइटम्स ऐसे उसको इंक्लूड करो या उनको नहीं इंक्लूड करो, ओमिट करो. तो अगर इंक्लूड किए नहीं तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? मटेरियल आइटम्स. एंड द आइटम्स दैट हैव वेरी लिटिल और नो इम्पैक्ट ऑन ए यूजर्स डिसीजंस आर टर्म्ड एज अ इमटेरियल और इनसिग्निफिकेंट आइटम्स. और ऐसे आइटम्स जिसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले, जो यूजर्स है उनको ऐड करो या नहीं भी ऐड करो, तो उसे क्या बोलेंगे? इमटेरियल आइटम्स. सो एनी आइटम विच इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड इट्स not relevant to the users need not be disclosed in the financial statement. कि जो बहुत important नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत significant नहीं है, relevant भी नहीं है, users को कुछ उसका use नहीं है, तो वैसे items नहीं भी disclose की financial statement में चलेगा. So this principle is basically an exemption to the full disclosure principle. हमने इसके पहले जो concept सीखी है full disclosure concept, उसमें क्या बोला था कि अकाउंटिंग रिपोर्ट में सब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है. सो दिस मटेरियलिटी कंसेप्ट इज लाइक एन एग्जेम्पशन टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कि फुल डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ओनली मटेरियल आइटम शुड बी डिस्क्लोज. सो वी कैन से दैट दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एग्जेम्पशन टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. द टर्म मटेरियलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर. अगेन जो मटेरियलिटी यानी हम कैसे बोलेंगे कि ये आइटम्स मटेरियल है, ये इमटेरियल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये क्या है? सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव इन नेचर. सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब क्या? हर एक फर्म के हिसाब से अलग अलग रहेगा. बहुत बड़ी लार्ज फर्म है तो उनके लिए कुछ आइटम्स इनसिग्निफिकेंट हो सकते हैं, और स्मॉल फर्म है उनके लिए वही आइटम्स सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो दिस टर्म मटेरियलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर. मटेरियलिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? इट डिपेंड ऑन द अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन. साइज कितनी है बिजनेस की, छोटा सा बिजनेस है या बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे है बिजनेस. नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का स्वरूप क्या है. रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग डिसीजन, कि वो इंफॉर्मेशन किसे चाहिए है. अगर एम्प्लॉयज को जो इंफॉर्मेशन लगने वाली है, ट्रेडर्स को माइट भी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. ट्रेडर्स को जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है माइट बी इन्वेस्टर्स को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो अगेन दिस इंफॉर्मेशन whether it is material or immaterial is subjective. It depend on the requirement of the person making decision. An item material to one person may be immaterial to another person. कोई एक आइटम है जो मटेरियल है एक पर्सन को, दूसरे पर्सन को वो इमटेरियल है, दूसरे पर्सन को उसका यूज नहीं है. See, the materiality principle states that an accounting standard can be ignored. जो भी हम अभी इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने वाले. सो मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? दैट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन बी इग्नोर्ड इफ द नेट इम्पैक्ट ऑफ डूइंग सो हैज सच ए स्मॉल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी नॉर्म्स जो है, कि जो रूल्स जो नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए इन अकाउंटिंग, so that the financial statement of different enterprise become comparable. तो जो भी स्टैंडर्ड है वो भी यूज करना या नहीं करना. कभी कभी कोई स्टैंडर्ड इग्नोर भी कर सकते हैं अगर उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. अंडर द गैप यानी अंडर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो जनरली एक्सेप्टेड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सभी ने एक्सेप्ट किए हैं. यू डू नॉट हैव टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफ एन आइटम इज इमटेरियल. गैप में भी क्या बोला गया है कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कोई आइटम वो इमटेरियल है तो वो आपको ऐड करना ही ये जरूरी नहीं है. सो
this definition does not provide definite guideline in distinguishing material information from immaterial information. So this definition, materiality concept, this definition, इससे ये पता नहीं चलता, इससे प्रॉपर गाइडलाइन ये नहीं मिलती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मटेरियल है और कौन सी इंफॉर्मेशन इमटेरियल है. So it is necessary to exercise judgment in deciding if a transaction is material. तो हर एक ने अपना अपना जजमेंट लगाना है, अकाउंटेंट ने, ऑडिटर ने, कि कौन से आइटम मटेरियल है जो ऐड करना जरूरी है, कौन से आइटम इमटेरियल है. द मटेरियलिटी प्रिंसिपल, इसके बाद मैं आपको एक लास्ट एग्जाम्पल दे दूंगी, बाद में ये कंसेप्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी. मटेरियलिटी प्रिंसिपल इज एस्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन डिसाइडिंग वेदर अ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड as a part of the closing process, since eliminating some transaction can significantly reduce the amount of the time required to issue financial statement. मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या करता है, हेल्प करता है डिसाइड करने में कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है या नहीं रिकॉर्ड करनी है. क्योंकि कोई कोई ट्रांजेक्शन है अगर वो नहीं रिकॉर्ड करते तो उससे टाइम भी बच जाएगा टू इश्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइम बच जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में भी. सो यहाँ पे इट इज यूजफुल टू डिस्कस विद द कंपनीज ऑडिटर, कंपनी के जो ऑडिटर है उनके साथ डिस्कस करना जरूरी है दैट व्हाट कंस्टिट्यूट अ मटेरियल आइटम, so that there will be no issue with this item when the financial statements are audited. तो ऑडिटर को प्रॉपरली पूछना चाहिए कि हाँ मटेरियल आइटम कौन सी, इमटेरियल कौन सी है, जो नहीं रिकॉर्ड की तो चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, a default by a customer who owes only ₹1,000 to a company having net asset of worth ₹10 crore. जिस बिजनेस बहुत बड़ा है, 10 करोड़ जितनी तो नेट असेट ही है, और जहां पे कस्टमर का ₹1,000 आना रह गया है. कितना कस्टमर से आना था, ₹1,000. सो इतना बड़ा बिजनेस है, उसमें ₹1,000 है, इतने बहुत बड़े नहीं है कि जिससे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा कि अगर वो रिकॉर्ड किया नहीं रिकॉर्ड किया. सो इस तरह के आइटम इट इज इमटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. कि सपोज भूल से वो रह भी गया आइटम, ओके, तो इतना उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है. पर हाउएवर इफ द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट वॉज से ₹2 करोड़, ₹1,000 नहीं है पर डिफॉल्ट की अमाउंट कितनी है, 2 करोड़ है. सो इंफॉर्मेशन वुड हैव बीन मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो वो इंफॉर्मेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. दैट इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इंफॉर्मेशन, इट इज अ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन. सो ओमिशन ऑफ सच आइटम could cause users to make incorrect business decision. तो ऐसी आइटम्स, इतनी बड़ी आइटम है, लाइक यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं अमाउंट का, इतनी बड़ी अमाउंट है और अगर वो ओमिट हो गई, वो लिखना रह गया अकाउंट में, तो उसकी वजह से जो यूजर्स है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करके कुछ डिसीजन लेने वाले, बिजनेस डिसीजन लेने वाले हैं, जैसे और इन्वेस्ट करना है, नहीं इन्वेस्ट करना है, तो इतनी बड़ी आइटम अगर रह गई तो वो क्या हो गया, इमटेरियल हो गया. सो इस तरह से मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना जरूरी है. दैट इज नोन एज मटेरियलिटी कंसेप्ट. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स. अभी हम इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट बाकी है और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये चैप्टर 1 का इतना ही थ्योरी पार्ट बाकी है. बाद में हम उसके बाद चैप्टर 2 देखेंगे. स्टूडेंट्स प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. यानी जो आगे अभी प्रैक्टिकल पार्ट हम स्टार्ट करेंगे तो वो मिस ना हो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय.